नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं इसके लिए भी धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी का स्वागत करते हैं। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकों, मंजरी जी के नाम के नीचे आप मंजरी अग्रवाल की जगह कुछ और लिखा हुआ देख रहे हैं। जी हाँ, न्यूज़ोहोलिक मंजरी। आप लगातार पूछते थे कि मंजरी जी के यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए, लेकिन होता यूट्यूब चैनल तब मैं नाम बताता। लिंक दे दीजिए, लिंक होता तब मैं आपको देता। लेकिन अब प्रसन्नता के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि मंजरी जी का अपना चैनल है न्यूज़ोहोलिक मंजरी, और उस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ भी जाएँ और मंजरी जी के विचार सुनें। मंजरी जी जब भी मुझे अवसर देंगी तो मैं भी वहाँ पर दौड़ा-दौड़ा आऊँगा और वहाँ आपको दिख जाऊँगा। तो फिलहाल मंजरी जी के न्योते का इंतज़ार है मुझे। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं मंजरी जी। आपको याद होगा सर क्रीक का मामला एक आया था, और ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद जो कि गुजरात और सिंध उधर लगता है, और सर क्रीक दलदली इलाका है, कभी वहाँ पर पानी आ जाता है, कभी पानी उतर जाता है, तो वहाँ की भौगोलिक जो संरचना है वो बदलती रहती है। हालाँकि वहाँ आबादी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तरह-तरह के जंतु समुद्री रहते हैं। नमक की खेती कभी कुछ इलाकों में होती है, कुछ इलाकों में नहीं भी होती है। ये झगड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई नया नहीं है। ये अंग्रेजों के समय जब भारत और पाकिस्तान का बँटवारा तक नहीं हुआ था, उस समय बॉम्बे प्रोविंस और कराची की साइड इन दोनों के बीच सीमा का विवाद तब भी चलता रहता था। लेकिन बाद में उसी को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बँटवारे के बाद ये कहा गया कि मान लो। भारत ने कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। पाकिस्तान कहता है ज़मीन मान लो, भारत कहता है बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ज़मीन तो बदलती रहती है। और इतना बदलती है कि कभी 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर का हेर-फेर हो जाता है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वो इलाका बेहद ज़रूरी है और बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ पर हमारे बीएसएफ और जो वहाँ जो नेवी के लोग हैं, वो लगातार गश्त करते हैं। हमने उस वीडियो में बड़ा डिटेल बताया था। उस समय एक सुगबुगाहट उठी थी कि आखिर सर क्रीक पर भारत का इतना ध्यान क्यों है? पाकिस्तान वहाँ किस डर से अपनी हलचल बढ़ा रहा है? उसके बाद सीन बदलता है। 1 महीना, डेढ़ महीने का वक़्त गुज़रता है, और जब मंजरी और अवनीश सरकरी घूम-घाम के चले आते हैं वीडियो चर्चा में, तो उसके बाद अचानक एक दिन हमारे जो पश्चिमी कमांड है, उसके कमांडर कहते हैं कि देखिए साहब, पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरता जब तक उसकी भूगोल हम नहीं बदलते या उसकी ज़मीन उससे अलग नहीं होती। तो अब हम तैयार हैं और उसकी ज़मीन हम अलग करेंगे। अभी हम लोग अंदाज़ा लगा ही रहे थे, मैंने एक वीडियो भी किया था कर्नल मयंक चौबे साहब के साथ कि सर ये क्या है? क्या बदलना है? आप लोग क्या खुरापात सोच के बैठे हुए? तब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आ गया, और उनको जो है आडवाणी जी के जो बैकग्राउंड वाला है, जहाँ से वो माइग्रेट होके आए थे, सिंध की बड़ी याद आ गई। सिंध का उन्होंने संस्कृति गिनाया और तमाम चीज़ें कहीं, और फिर अचानक उन्होंने बोला कि अगर सिंध, जो कि पाकिस्तान से अलग होने की मूवमेंट चला रहा है, अगर कल को कह दे कि हम भारत के साथ आ जाएँगे तो बड़ा स्वाभाविक है। पाकिस्तान उसके बाद से उसकी जान फड़फड़ा रही है। क्यों? क्योंकि वो जानता है पीओजे के तो हमारा है, हम लेके रहेंगे। उसके बाद गिलगिट-बाल्टिस्तान, अफ़गानिस्तान का मामला है। बलूचिस्तान कह रहा है हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ, और अब सिंध की बारी है। इस सारी चीज़ों को लेके, और अब आसिफ मुनीर जानती हैं किस काम पे लग गया है? आसिफ मुनीर कह रहा है हमास हमारा भाई है। हमास का टेम्पो हाई है, हम तो गजा में अपने सेना भेजेंगे। सवाल ये है कि खाने को दाने नहीं, और अम्मा चल रही हैं भुनाने। कभी सऊदी अरेबिया में भाड़े के सैनिक के रूप में वहाँ काम करेंगे, टॉयलेट साफ करने से लेके दुनिया भर का काम करेंगे, बाकी तो इनसे कुछ होता नहीं। और अब वहाँ हमास के लिए जाके गजा में लड़ेंगे। मुनीर अब भारत से पंगे नहीं लेना चाह रहा, लेकिन भारत है कि अब आगे बढ़ के पंगे ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भाई लोगों ने 1 किया, 2 किया, 3 किया, वो लगातार चल ही रहा है। पीएम कहते हैं वो रुकेगा ही नहीं। सर ये बताइए, मैम ये बताइए, पाकिस्तान, जो कि उसका नक्शा अगर जब रखा जाता है तो बड़ा मीम चलता है, वो एक चौपाए से मिलता-जुलता नक्शा होता है, हैं? टॉमी जैसा। अगर पाकिस्तान का खरबूजा कटा तो उसके पास आज के पंजाब जो है पाकिस्तान में, उसके अलावा बचेगा फिर क्या? देखिए, एक गाने से याद कर लीजिए, पुराने ज़माने का था, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
अब हम हम्म। उसको जरा सा ट्विस्ट कर देते हैं, दूर हटो है दुनिया वालों, पाकिस्तान हमारा है। इस सांप या कह लीजिए छछूंदर या कह लीजिए कुत्ते को खुला छोड़ना बिल्कुल बेकार है। आपने दो भाग करके देख लिए हैं और आज दोनों आजू बाजू, अब वो पूर्वी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान है, पर आपके लिए सरदर्द था, है और रहेगा अगर आप इसको हम्म। हस्तगत नहीं करेंगे। तो मैं बार बार इसी चीज को कह रही हूँ, और यही अब संघ के मोहन भागवत जी कह रहे कि एक कमरा दिया था शांति से रहने के लिए, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कमरा वापस ले ले। ठीक है। और पाकिस्तान से आप ये कह लीजिए, कई लोग बड़े परेशान रहते हैं कि वहां पे जो कचरा है वो भी आ जाएगा। कचरा माइग्रेट करना शुरू कर चुका है। हाफिज सईद ने अपनी दुकान जर्मनी में सजानी शुरू कर दी है। मुनीर की अपनी फैमिली सिटीजनशिप अमेरिका में मांग रही है। तो जिसको डर है भारत से, उसने तो भागना शुरू कर दिया। और बाकी वहां की जनता तो कह ही रही थी कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे पास होता तो क्या बात थी। लाहौर से आप भारतीय झंडा देख चुके हैं। लाहौर में पहले भारतीय सेना घुस चुकी थी, और अब जो है वहां का जो सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका नाम याद रख लीजिए। यहाँ पाकिस्तानी हुक्मरानों और सैनिकों के ये जो जनरल है ना, इनकी फैक्ट्रीज है। वहां पर हमने बता दिया है कि भैया तुम्हारा चप्पा चप्पा हमारे जद में है। एक समय हम्म। हम लोगों ने नोटम जब दिया था तो वो पूरे पाकिस्तान पे था। ओके, एंड दैट डे पाकिस्तान वाज ग्राउंडेड। तो एक ये चीज है। तो आपको धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान स्वतंत्र नहीं होना चाहता। बलूचिस्तान अब की बार मोदी सरकार लिखा था, उन्होंने अपनी पहाड़ी पर जब 2014 में ये नारा आया था। तो आप इस हम्म। चीज को समझिए, बलूचिस्तान ये देख चुका है कि भारत से अलग हो करके, और तब भी जब 1948 7 47 48 में भी बलोचों ने ऑफर दिया था नेहरू को कि हम भारत में विलय चाहते हैं। चचा हमारे नेहरू चचा बोले के कि पास टाइम दूर कहाँ है, था। दूर है। उन्होंने इस तरह से कहा। तो आप समझिए, पीओजे के भारत में विलय होना चाहता, बलूचिस्तान भारत में विलय होना चाहता, सिंध भी स्वतंत्र नहीं होना चाहता, भारत में विलय होना चाहता है। उनको मालूम है स्वतंत्र अस्तित्व एक अलग लड़ाई है, वो उसको ना लड़ सकते हैं, ना डेमोग्राफी ऐसी है और ना पूरी एरिया ऐसी है। तो पाकिस्तान आएगा तो भारत के हिस्से आएगा। अब इसके साथ साथ जो दूसरी बात शुरू होती है वो सिंपल सी ये कि आप कब लेंगे, उसके लिए थोड़ी सफाई चल रही है। और ओवट कोवट सारे एक्शन है। आप वहां पर सर क्रीक में जैसे आप बैठ गए, कराची 90 किलोमीटर दूर है। और आपकी अगर जो नॉटिकल माइल्स की 120 200 नॉटिकल माइल्स तक आपकी समुद्री सीमा होती है। तो भारत अगर अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करे या अपने इंटरनेशनल राइट का इस्तेमाल करे, तो सबसे पहली क्या चीज होती है, कराची के बंदरगाह पे एक भी जहाज नहीं आएगा। हम्म। ओके। और वो तो क्या अकेली कराची हलवा आएगा फिर वहां पे। हलवा वो बनाए, अब वही चीज है, जब आटा नहीं तो हलवा किससे बनाओगे। गेहूं चाहिए हलवा बनाने के लिए, चाहे सूजी का बनाओ चाहे आटे का बनाओ, वो तो है नहीं तुम्हारे पास। तो हम एक बोनी आटा देते हैं और अज्ञात वीर कुछ पैदा हो जाते हैं, और फिर जो काम होता है वो तो दर्शन ही है। तो कराची में कुछ भी नहीं होगा, कराची स्टैंड स्टिल पे आएगा। वैसे भी सिंध वाले ये कह रहे हैं ना कि कराची हमारा और हम भारत के। तो हम्म। वो जो चीज वो यहाँ पर कराना चाह रहे थे, कर्मा रिटर्न्स उनके यहाँ हो रही है आराम से। वो तो कहते हैं, और उधर मैं कल एक्स पे था, उधर बहुत सारे सिंधी भाई जो मूवमेंट चला रहे हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैंने बोला यार ये सर क्रीक वाला तो बड़ा दलदली मामला है, वो तो नाव वाव करना पड़ेगा, जमीन कहाँ है। बोले अरे क्या बात करते हैं, चोलिस्तान होते हुए आप जो है पूरे सिंध की तरफ चले आइए, एकदम बढ़िया जमीन है फर्स्ट क्लास। उन्होंने ऑप्शन बताना, वो तो मतलब रास्ता वास्ता देखना शुरू कर चुके हैं। जी, और एक समय जब कांग्रेस ने इस एरिया को नेग्लेक्ट किया था, तो ये हिस्सा जो है हमारे इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत आसान हो गया था। क्योंकि डिंजी में बैठ करके आप आसानी से आ सकते हैं क्लोज टू, ऐसा तो है नहीं बीच समुद्र में कुछ चलता है, किनारे से थोड़ी दूर चलता है। आप इस एरिया को इग्नोर कीजिएगा तो इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से होगा। मुंबई हमले में अब हुआ क्या, नहीं, वहीं से तो आए थे। हाँ, तो अब आपका पूरा जो नेटवर्क है वो इस तरीके से है कि आपने जो पाकिस्तान की जमी जमाई 70 75 77 साल की चीज थी, उसको उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया है।
और जो आप कह रहे हैं कि गाजा में जाएंगे, तो गाजा में वो इसराइल की तरफ से जा रहे हैं, हमास की तरफ से नहीं जा रहे हैं। और ये सब बिकाऊ हैं। करीब 20,000 जो है सऊदी को ना बेच ना, दिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लिए जरा मैं तलाशता हूँ, इतनी बड़ी ब्लंडर कैसे हो सकता है मुझसे। मैं देख रहा हूँ, जरा आप बोलें। ओके। तो ये जो कर रहे हैं, इसराइल से बात चल रही थी, वो कह रहा था $1,000 देंगे, इनको $10,000 चाहिए था। कुछ इस तरह की रेट्स में कमी थी। तो ये कुछ भी करेंगे, वो कहते हैं ना, पैसे के लिए कुछ भी करेगा, वो वाली चीज है ये। इस समय अफगानिस्तान से लड़ाई में है, इसके बावजूद अपनी जो है सेना, ये सऊदी को दे रहे हैं यमन बॉर्डर पे पोस्ट करने के लिए। तो ये कमाने में लगे हैं, साहेल में दे रहे हैं ताकि वहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा सके। ये जर्मनी वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं, जहां पर हाफिज सईद अपने ऑपरेशन शिफ्ट कर रहा है। तो इनका अच्छा, इनकी आर्मी के अंडर बहुत सारे अलग अलग फ्रैक्शंस है। हाँ जी। जी, आपकी बात भी आंशिक रूप से सही है और मेरी बात भी आंशिक रूप से सही है। चलिए बीच-बीच में समझौता करते हैं। कर दरअसल लेते हैं। दर्शकों को क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रारब्ध के मंच पर ज़िम्मेदारी से बात करते हैं। दरअसल पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, पीस कीपिंग फोर्स जो वहाँ पर भेजी जा रही है, उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया है। इसका मतलब है ना वो फ़लस्तीन की तरफ से जा रहा है, हमास की तरफ से जा रहा है, ना वो इज़राइल की तरफ से जा रहा है। तो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा होगा, लेकिन हमास के प्रति वो अपनी प्यार को जताते हुए ये कह रहा है कि वो हमास के और फिलिस्तीनी लड़ाकों से हथियार डालने के लिए अपनी उस कार्रवाई के दौरान नहीं कहेगा। तो ये है। जी। हाँ, लेकिन अभी तो जो है, जो पहलगाम हमला है, इससे पहले हमास से दोस्ती दिखाई है इन्होंने, और वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी सब चल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ईमानदारी शब्द सूट नहीं करता है इनको। अगर वहां पे पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे जा रहे हैं, इसराइल ने पैसे दे दिए जो इनको चाहिए, तो ये इसराइलियों का काम करने लग जाएंगे, इनको कोई वो नहीं। अफगानिस्तान एक साक्षात एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान ये सोच रहा था कि पाकिस्तान भी हमारा उम्मा ब्रदर है, और अमेरिका के से हम उम्मा भाई हमको बचाएगा। और आप हम देखते हैं कि जहां आदेश आता है, ये अपनी अ, हवाई जहाजों में बैठ करके वहां पे बॉम्बिंग करके चले आते हैं। पाकिस्तान की धरती और पाकिस्तान की सेना का इस्तेमाल अफगानिस्तान के अगेंस्ट बहुत सालों से हो रहा है। इसी कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज लड़ रहे हैं। तो अब आपके लिए क्या, आपने उनका वेस्टर्न फ्रंट खोल रखा है, उधर अपना काम चल रहा है। यहाँ आप अपने आप बीएसएफ की आपने 50 किलोमीटर्स की रेंज वगैरह बढ़ा दी है, आप अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करते चले जा रहे हैं। और इनकी पॉलिटिक्स और इनके यहाँ पर आप फिशर्स क्रिएट कर रहे हैं। ये जान लीजिए, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी अचानक अकस्मात नहीं होता। अगर आपको अकस्मात लग रहा है, इसका मतलब है प्लानिंग बहुत अच्छी थी। और आज जहां पाकिस्तान जिस मुहाने पे मुड़ता चला जा रहा है, जिस मोड़ पे जाता जा रहा है, इसके वो कहते हैं ना, शेफर्ड, ये सारी बकरियों के वो हिंदी में क्या है, गडरिया, गडरिया हम है। ये भेड़ें जिधर जा रही हैं, उनको हाँका जा रहा है उस डायरेक्शन में। तो ठीक है, मुनीर अभी आराम से कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है पाकिस्तान का भविष्य शून्य है। और उनकी अपनी फैमिली इस समय अमेरिका में बैठ करके पनाह मांग रही है। बाकी जनता इंतजार कर रही है कि मोदी आ जाए तो खाने को आटा और पीने को पानी मिल जाएगा। हमने दाने दाने के लिए पाकिस्तान को मोहताज कर दिया। ये बात तो सही है। लेकिन अब सुनिए, पाकिस्तान का मतलब उसको कितने थप्पड़ पड़ते हैं और कैसे-कैसे देश उसको थप्पड़ लगा के चले जाते हैं। एक समाचार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी तलाश रहा था तो एक नया फुतड़ू मिल गया मुझे पाकिस्तान के लिए। फ़िनलैंड, फ़िनलैंड नाम के देश ने कहा है पाकिस्तान हमारे लिए एक फालतू देश है। और सिर्फ कहा नहीं है, वो अपना दूतावास वहाँ बंद कर रहा है। वो कह रहा है ये फालतू देश है, जब देखो तो पैसे माँगने चला आता है और हमारी कुछ हेल्प तो करता नहीं है। और उसने भारत को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है और वो क्या कहे कि अब जो अर्थव्यवस्था से मजबूत देश हैं, जो हमारा कुछ कल्याण कर सकते हो, हम उनके साथ अपने रिश्ते बनाएँगे और यहाँ दूतावास पाकिस्तान में रखने का कोई मतलब नहीं है भिखारियों के यहाँ। और वो फ़िनलैंड नाम का देश भी अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से समेट लिया। अब एक चीज़ और,
अफ़गानिस्तान के साथ जो इनकी हालत चल रही है और बीच में ये अफ़गानिस्तान वाला खुरापात तो हो ही रहा था। बांग्लादेश से भी ये आई लव यू बोल रहे थे, आसिफ मुनीर भी बोल रहा था। लेकिन बांग्लादेश में यूनुस की बिसात अब खुल के सामने आने लगी है। शेख हसीना को उसने मृत्युदंड उनके बेटे को, बेटी को 5-5, 6-6 साल की जेल भी दे दिया। लेकिन प्रत्यर्पण संधि हमारी है और उस पर भारत सरकार जवाब तैयार कर रही है। मैं दर्शकों आपको ये बता दूँ, आपको लगता होगा बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे आके दूसरे वीडियोज़ पे बोल रहे थे कि क्या होगा शेख हसीना का? तो मैं आपको बताऊँ 70s में हमारा उनके साथ प्रत्यर्पण संधि बनी, क्योंकि 70 में ही पैदा हुए तो 70s में ही बनेगी, उससे पहले तो बनेगी नहीं। लेकिन उसमें पॉलिटिकल कैदी इनके प्रत्यर्पण की कोई बात नहीं है। तो ये एक पेंच है और शायद यही वजह है कि शेख हसीना भारत छोड़ के किसी ऐसे देश भी जाने को तैयार नहीं है, जहाँ से बांग्लादेश का प्रत्यर्पण संधि ना हो। क्योंकि एक आसान विकल्प होता है कि भाई इंडिया अगर उन्हें सहयोग कर रहा है, भारत सरकार उन्हें हाई सिक्योरिटी ज़ोन में रखी है, अपने यहाँ लाके रखी है, तो इनके लिए एक सेफ पैसेज ये हो सकता था ना कि उनको ऐसी जगह कहीं भेज दिया जाए जिसका बांग्लादेश के साथ ट्रीटी ही ना हो। लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि भारत सरकार फर्मली स्टैंड करती है और हमारे जो रणनीतिकार हैं वो उस प्रत्यर्पण संधि को बड़ी बारीकी से डिकोड कर चुके हैं। इसलिए आप देख रही होंगी कि वो केवल चिट्ठी भेज दिया, भारत सरकार ने कहा हाँ चिट्ठी मिल गई है, अब चुपचाप बैठे रहो। उसके बीच अगर वहां सरकार बदल गई तो क्या होगा? यही सब देख के चाइना भी एक थप्पड़ अब मार नहीं रहा है, प्यार वाला भी पाकिस्तान को। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एकदम से आइसोलेट हो चुका है ट्रम्प से और केवल उसकी एक ही प्रायोरिटी है, एक ही धंधा है, सुबह तैयार होना, कटोरा हाथ में उठाना, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कुछ गिर जाए और वो अपना काम चला रहा है। बाकी कुछ उसके पास है नहीं। ये आज से नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार थी और उनके यहाँ जो भी सरकार रही हो ज्यादा दिन तो चलती नहीं। तो भारत और पाकिस्तान एक ही सुर में बोले जाते थे, दोनों कटोरा लेके जाते थे। फिर मोदी हैपेंड, तो भारत की यहाँ पर, और मोदी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जब से पाकिस्तान को डालने की कोशिश कर रहे हैं, तब से उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट ही तो किया और अब एक ऑप्शन बोल के सामने रख दिया है, या तो हमारे साथ रह लो या पाकिस्तान के साथ रह लो। इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस, ये वाली एक पॉलिसी अब धीरे धीरे मोदी जी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा देश, उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान इज अ न्यूसेंस कंट्री, तो वो धीरे धीरे भारत की तरफ आ रहे हैं। रहा सवाल ज्यादा से ज्यादा, देखिए आप अगर इमिग्रेशन देखें तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स जाते हैं। इवन टर्की जैसा देश इस बात के लिए कंप्लेन करता है कि जब पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स टर्की से पास होके जाते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं और लूटपाट की घटनाएं ज्यादा करते हैं। हालांकि उसको खलीफा बनने का शौक है, इसलिए वो ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं करता, बट दिस थिंग इज गोइंग ऑन। पाकिस्तानी माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान छोड़ करके, और लंदन उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ सबसे बड़ा पाकिस्तानी माइग्रेंट्स का जमावड़ा है। तो आप इस चीज को जान लीजिए कि पाकिस्तान आज से नहीं, काफी समय से खाली हो रहा है। जैसे अफ्रीका से माइग्रेशन रेगुलर होता है, वैसे पाकिस्तान से माइग्रेशन रेगुलर होता है। तो आइसोलेट भी हो रहा है, माइग्रेट भी कर रहा है। और पहले क्या था, साधारण पब्लिक करती थी, अब इनके जनरल का फैमिली करने लग गया है। तो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज ब्लीक एंड एवरीबॉडी नो इट। लेकिन एक डीप स्टेट नाम की चिड़िया है जो इसको मेंटेन किए हुए है। एफएटीएफ का सैंक्शन लगा दिया उन्होंने, सैंक्शन हटाया, पैसे दिए, सैंक्शन वापस लगा दिया। दैट ट्रिक दे आर प्लेइंग। अब आ जाते हैं बांग्लादेश पे। एक्टिंग पीएम ऑफिशियली अभी भी शेख हसीना है, उनके लॉ के हिसाब से। यस, यूनुस यस। इज एडवाइजर। ओके, एडवाइजर नेता नहीं होता, वो एडवाइस कर सकता है, एक्शन नहीं ले सकता। एक्शन लिया वहां के कोर्ट ने, लेकिन वो चीज इम्प्लीमेंट ये भारत के उस पे है। जैसे सेम लॉ हमारे विजय माल्या वहां पर लंदन में है, तो अब ये वहां पे कोर्ट केस चलेगा। आप लड़ते रहिए, हम भी लड़ रहे हुँ। हैं 2014 से कि प्रत्यर्पण कर दो। और यही ऑप्शन हमने बांग्लादेश को दिया है कि ठीक है,
कम लेट्स डिसाइड इन कोर्ट। कोर्ट जो फैसला करेगी इस तरीके से होगा, पहले हम बात करेंगे, फिर कोर्ट केस होगा, फिर देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट। बट इट्स अ लॉन्ग गेम। रादर हम्म। वहां पर फरवरी में इलेक्शन होने हैं, एंड शेख हसीना की पार्टी प्रोमिनेंट है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, सारी चीजें फरवरी के बाद इलेक्शन रिजल्ट, अगर इलेक्शन होता है और उसका रिजल्ट आता है तो उसके बाद डिसाइड होगी। ये सबको मालूम है कि यूनुस इज अ फेल्ड पर्सन। वो किसी भी ऑफिशियल पोजीशन पे अभी तक वो अपनी जड़ें भी मजबूत नहीं कर पाया है, जो उसकी पर्टिकुलर कंडीशन है। और हम्म। वहां पर बांग्लादेश भी उसी हालात में है, करीब करीब जिस हालात में पाकिस्तान है। बांग्लादेश के बारे में एक चीज और ये है कि अराकान आर्मी ने कुछ हिस्सा बांग्लादेश का कब्जा लिया है, और वो वहां पर कैंप लगा करके कई महीनों से आज भी बैठी है। और महामहिम पाकिस्तानी आर्मी जाके बांग्लादेश के साथ डील करके आ गई, लेकिन अराकान आर्मी नहीं हटा पाई। यूएस के कुछ लोग वहां पर आए एंटी इंडिया ऑपरेशन करने के लिए, वो भी भाग गए, लेकिन अराकान आर्मी को उसके कब्जे वाले हिस्से से कोई भी नहीं हटा पाया। वो कब्जा जब से था आज तक मेंटेन्ड है। बिल्कुल। तो ये उस एरिया का पूरा ये मतलब कच्चा चिट्ठा है, ताकि अब आप देखते जाइए बांग्लादेश को, अगर जिस तरीके से यूएस का डीप स्टेट वहां पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, दे वांट कि इसको टेक ओवर कर ले, लेकिन जो यूएस की हालत है, माली हालत है, उस तरीके से देखिए, उससे एक विड्रॉल सिम्टम्स जो है उनकी ऑफिशियल सरकार दिखा रही है कि दे डोंट वांट कि उनकी सेना वहां पर जाए और वो किसी ऑपरेशन में भाग ले, क्योंकि उनको अपने यहाँ ही होल्ड यूएस की लैंड पे होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। एवरी 71 डे वहां पे $1 ट्रिलियन का कर्ज बढ़ रहा है। तो जिस रेट से यूएस की इकोनॉमी जा रही है, यूएस इज फोर्स टू वाइंड अप इट्स ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल आप ठीक है। आप ये भी देखे ना, गाजा में जो ये सो कॉल्ड पीस कीपिंग फोर्स यूएस ने इनिशिएट की है, लेकिन अपना एक भी आदमी वहां नहीं है। केवल ये जितने अरब कंट्रीज और मुस्लिम उम्मास हैं उन्हीं के सैनिक हैं, उनके पास कितना बड़ा सैन्य बल है। इसीलिए पाकिस्तान वहां पर तड़ाक से कूद गया कि भैया हमको पैसा दो और शेख साहब हम भी वहां पर हैं। तो अमेरिका अब वाकई अफगानिस्तान में भी आप देखिए, अमेरिका का शुरू में यह था कि वहां पर पहुंचेगा, फिर से हासिल करना चाहता है, एयरबेस हासिल करना चाहता है, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। वो तो भारत के हिस्से तालिबानों ने दे दिया कि भैया आ जाओ, 7 दिन यहाँ पर आके रह के चला गया, देवबंदियों को अलग से समझा के चला गया। मजे की बात है, एसआईआर जब हो रहा है, बिहार वाला एसआईआर हुआ, उसके बाद बंगाल वाला हुआ, असम वाला एसआईआर हुआ, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वापस बांग्लादेश। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद जो है यूनिस कहे कि भैया ये आदमी भेजो, साथ में कुछ आटा वाटा भी भेज दो। और उसी के साथ बांग्लादेश की कमर कैसे यूनिस ने तोड़ी। यूनिस का एक और बहुत बड़ा फ्रॉड, जो वो मॉडल जो उसका था माइक्रो फाइनेंसिंग वाला, वो कॉपी निकला, चोरी का निकला, वो भी अभी एक्सपोज हुआ है। तो ऐसे ऐसे तो मामले हैं, और सोचना चाहिए नोबल कमेटी को कि भैया वो कौन से आधार हैं जिस आधार पर तुम ऐसे इनामात बांट दिया करते हो। न जाने कैसे, जैसे हमारे यहाँ मैक्स ऐसे वाले अवार्ड दे के पैदा कर दिए जाते हैं, यहाँ पर कोई दिल्ली में ठग निकल जाता है, कोई जबरदस्ती जो है वो गोदी पत्रकारिता करते करते यूट्यूबर बन के घूम रहा है, सब मैक्स ऐसे लेके घूम रहे हैं। तो कुल मिला के विश्वसनीयता सबकी खतरे में है। हाँ, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को लेके, अपनी सामरिक व्यवस्था को लेके, अपनी सामाजिक व्यवस्था को लेके, और सबसे बड़ा अपनी धार्मिक व्यवस्था को लेके जो ध्वजारोहण हुआ है। पाकिस्तान के एक चैनल से मुझे बुलावा आया था, कहा सर आप लोगों ने ये क्या कर दिया जी, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। हमने कहा कमाल करते हो, हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित क्या करना है भाई, भारत तो बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है। एक छोटा सा उसमें कीड़ा मकोड़ा जो है हमारे संविधान में इंदिरा ने और कांग्रेस ने घुसेड़ दिया था, उसको हम जब चाहेंगे तब ऐसे उठाएंगे और दूध के मक्खी की तरह उठा के फेंक देंगे, बस इतना। भारत तो जन्मजात हिंदू राष्ट्र है। तो पाकिस्तान का खरबूजा कटेगा सर क्रीक से। हमें और आपको उस समय अंदाजा नहीं था कि मामला यहां तक जाएगा। जैसे ही पश्चिमी कमांड के कमांडर ने कहा, मैंने कहा ओ तेरी, तो हम और मंजरी जी तो घूम रहे थे सर क्रीक को, बतिया रहे थे कि 100 किलोमीटर इधर 50 किलोमीटर उधर, आखिर ये हलचल क्यों हो रही है। तो धुआं बिना आग के नहीं उठता। पाकिस्तान के सामने कई फ्रंट खुले हुए हैं, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, चोलिस्तान,
और फाटा हो चाहे बाल्टिस्तान हो और पीओजे के तो खैर हमारा ही है, उसको तो हम कोई फ्रंट बोलते ही नहीं, वो तो बस इतना है कि हमने खिड़की खोली और उठा के अंदर रख लिया। अब सिंध की बारी है। केम छो साईं, ये भी देखना है। तो सिंधी कल्चर हमारा कल्चर है। जी, 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 आपकी उँगली से डर गया मैं। पंजाब की बारी है, क्योंकि सारा बवाल चलते-चलते पंजाब में पहुँच रहा है। अब मतलब पंजाब वहाँ भी नहीं वो छोड़ना है। पंजाब क्यों भाई? जब सब एक करेंगे तो पंजाब बँटवारा तो पंजाब का हुआ था ना। और अब जब तक गुरु नानक देव का जो है जन्म स्थान भारत में नहीं आ जाता, सिखों को वहां जाने में कितना वीजा वगैरह की दिक्कत होती है ना। आप समझिए, वो हमारी वॉरियर क्लान है, उसके लिए हमें इतना तो करना पड़ता है। और लाहौर, रावलपिंडी, इसके बिना पंजाब पूरा कैसे हो सकता है? तो भारत का अखंड भारत तो संघ का सपना है, और जो बैठा है गद्दी पे वो भी तो संघी है आखिर। ठीक है, असगर वजाहत हालाँकि लेफ्टिस्ट घोर लेफ्टिस्ट है और मैं भी एक बड़ा मज़ाक इसको समझता हूँ, कोई मुसलमान है तो लेफ्टिस्ट कैसे हो सकता है? कोई लेफ्टिस्ट है तो मुसलमान कैसे हो सकता है? लेकिन ये पाखंडी गिरोह के पास ही है कि असगर वजाहत नाम का एक आदमी जो है वो लेफ्टिस्ट भी है और मुसलमान भी है। उसने एक नाटक लिखा हुआ था कि जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं। तो साहब ठीक है, हम भी लाहौर देखेंगे, 35 किलोमीटर ही घूम तो के है आएंगे और बिना 35 वीजा किलोमीटर के, का बिना फासला अमृतसर से हैं? घूम के जी? आएंगे बिना वीजा के। नहीं, बिल्कुल और नवरात्र में हिंगलाज चलेंगे। तो साहब पाकिस्तान का खरबूजा जब कटेगा, तो न जाने कहाँ-कहाँ बटेगा ये भी देखा जाएगा। हालाँकि उसके सबसे बड़े वारिस तो हम ही हैं, क्योंकि हम बाप ये हैं हम, बाप हैं हम, बाप हैं हम। डीएनए मैच करेगा और डीएनए हम ही से मैच करेगा, किसी और से मैच नहीं करेगा। घर इसलिए वापसी होगी। चलिए साहब ये भी देखेंगे। एक शेर अंत में कि शाम-ए-गम जब बिखर गई होगी, जाने किस-किस के घर गई होगी। तो देखते हैं पाकिस्तान का क्या होता है। मंजरी जी आपने हमें समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ आज की ये चर्चा यहाँ समाप्त करेंगे। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को शेयर, लाइक करने के लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन दबाते रहिए ताकि सूचना आप तक पहुँचती रहे। और हाँ, जैसा मैंने शुरू में बताया था, मंजरी जी का चैनल न्यूज़होलिक मंजरी, इसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज़रूर जाइए, फॉलोअर की संख्या बढ़ाइए ताकि हमको भी मंजरी जी वहाँ मौका दें, अभी तो मौका नहीं दे रही हैं। मंजरी जी एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।